गुमला में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आखिरकार 15 लाख का इनामी नक्सली बुद्धेश्वर मारा गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। सर्च ऑपरेशन में मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और नक्सली सामान बरामद किए गए हैं। गुमला में पुलिस नक्सली मुठभेड़, इनामी नक्सली बुद्धेश्वर उरांव ढेर। सब जोनल कमांडर था बुद्धेश्वर। गुमला के केरागानी जंगल में सुरक्षा बलों ने 15 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर बुद्धेश्वर उरांव को मार गिराया है। बुद्धेश्वर पर गुमला में 64 और सिमडेगा जिले में 16 मामले दर्ज हैं। बुद्धेश्वर के दस्ते की सूचना पर सुरक्षा बलों ने पिछले कई दिनों से जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। हालांकि इस दौरान आईडी ब्लास्ट में डॉग ड्रोन शहीद हो गया, जबकि एक जवान घायल हो गया। वहीं नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईडी की चपेट में आने से ग्रामीण रामदेव मुंडा की भी मौत हो गई। जैसे मैंने कहा कि नक्सली जो है अपने आप को बचाने के लिए ग्रामीणों की बलि देने के लिए तैयार है, लेकिन पुलिस अपना काम प्रोफेशनली कर रही है और हर एक आसूचना पर अभियान कर रही है। दरअसल नक्सली अपने को बचाने के लिए ग्रामीणों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने ठिकाने को सुरक्षित करने के लिए लो आईडी प्रेशर बम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि गुमला के कुरुमगढ़ इलाके में आईडी की चपेट में आने से ग्रामीण रामदेव मुंडा की मौत हो गई। आईजी अभियान का कहना है कि जहां नक्सली कैंप है, उससे 500 से 700 मीटर की दूरी पर आईडी का प्रोटेक्शन लेयर तैयार किया गया है। इससे स्पष्ट है कि नक्सलियों को ग्रामीणों की जान की कोई परवाह नहीं है और अपने आप को बचाने के लिए वो ग्रामीणों की बलि देने के लिए भी तैयार है। झारखंड के ट्राई जंक्शन में 1 करोड़ का इनामी पतिराम मांझी, आकाश उर्फ तिमिर, महाराज प्रमाणिक, अमित मुंडा जैसे नक्सली मौजूद हैं। वहीं गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ के अलावा लातेहार और गुमला के इलाकों में भी नक्सलियों ने आईडी बिछाया है, जिसके कारण इस साल अब तक 4 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए, जबकि 4 ग्रामीणों की भी मौत हो गई। गुमला से रुपेश के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। इधर सिमडेगा पुलिस ने पीएलएफआई के 4 हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 9mm के सेमी ऑटोमेटिक लोडेड पिस्टल, 1 देसी लोडेड रिवॉल्वर और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने गिरदा ओपी इलाके के जंगल से इन 4 को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार उग्रवादियों के नाम नकुल सिंह, शिवा सिंह, राजकुमार सिंह और रमेश लोहरा है। ये नक्सली कई घटनाओं में वांछित थे। वारदात की टोह में लगे पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के 4 सक्रिय सदस्यों को हथियार के साथ सिमडेगा जिला पुलिस टीम ने गिरदा ओपी के दुर्गम जंगली क्षेत्र से धर दबोचा है। नकुल सिंह, जो सिमडेगा जिला और खूंटी जिला के कुल 7 जघन्य आपराधिक एवं उग्रवादी घटनाओं का फिरारी रहा है। नंबर 2 शिवा सिंह, जो सिमडेगा जिला अंतर्गत और खूंटी जिला अंतर्गत कुल 4 जघन्य उग्रवादी और आपराधिक घटनाओं में आरोपित भी रहा है और वांछित रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर झारखंड सरकार और संघ लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। हेमंत सोरेन के सत्ता संभालने के तुरंत बाद तत्कालीन डीजीपी केएन चौबे को सरकार ने हटाया था, जबकि उनकी नियुक्ति 31 मई 2019 को हुई थी। लेकिन प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक केएन चौबे का कार्यकाल 30 मई 2021 तक था और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताकर एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि झारखंड सरकार ने 16 मार्च 2020 को एमवी राव को प्रभारी डीजीपी नियुक्त किया था, जो कि 2006 के प्रकाश सिंह के फैसले में निर्धारित डीजीपी नियुक्तियों की प्रक्रिया के तहत गलत है। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा है कि 11 फरवरी को नीरज सिन्हा को डीजीपी नियुक्त कर राज्य सरकार ने अवमानना को बढ़ाया और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और यूपीएससी को नोटिस जारी किया है। झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी करने के मामले को लेकर बीजेपी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि यह सरकार ना तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानती है और ना ही हाई कोर्ट के आदेश को। 2 साल से कम समय में डीजीपी के तबादले पर शुरू से ही बीजेपी ने सवाल उठाए थे। देखिए, प्रकाश सिंह बादल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि किसी भी राज्य के डीजीपी का टेन्योर 2 वर्ष होना चाहिए, लेकिन यहाँ डीजीपी की बात क्या करें, इस राज्य में तबादला ने उद्योग का रूप ले लिया है। हजार क्लास 1 एंड क्लास 2 ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं। इससे पहले भी जब केएन चौबे जी को हटाया गया था तो हम लोगों ने विरोध किया था कि उनका टेन्योर
पूरा नहीं हुआ है और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। और इस सरकार को जितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, मुझे लगता है ये भी एक रिकॉर्ड है। तो जिस तरीके से सरकार में नियम कानून को किनारे करके तबादले हो रहे हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने बिना हाई कोर्ट को बताए चार्जशीट दाखिल करने पर नाराजगी जताई। साथ ही निर्देश दिया गया कि एसआईटी समय समय पर जांच की जानकारी कोर्ट को देती रहे। सुनवाई के दौरान एसआईटी का नेतृत्व कर रहे अनिल पाल्टा और सीआईडी के एडीजी प्रशांत कुमार मौजूद थे। कोर्ट ने कहा कि सही जांच करना एजेंसी का दायित्व है। ये कोर्ट ने ये बोला गया कि ये जो फॉरवर्डिंग जो चार्जशीट सबमिट हुआ है उसमें ये अपरेंट है कि ये सीआईडी के द्वारा हुआ है। इस मिस्टेक को एक्सेप्ट किया गया बाय द पल्टा जी के द्वारा और ये हुआ कि इसको हम लोग रेक्टिफाई कर देंगे और कॉरिजेंडम निकालेंगे। इसके अलावा था कि जो जांच जो है ये अभी आगे बढ़ेगा, इसलिए कि अभी तक जांच में स्रोत क्या है उसका पता लग नहीं पाया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बिहार के बेतिया से, जहां संदिग्ध परिस्थिति में 8 लोगों की मौत हुई है। एक ही गांव के 8 लोगों की मौत हुई है। नशीले पदार्थ से सभी को मौत की आशंका जताई जा रही है। सभी मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया है। हालांकि मृतकों के जो परिजन है कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। बिहार के बेतिया से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कुल 8 लोगों की संदिग्ध मौत से जुड़ा हुआ यह मामला है। मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। जो परिजन हैं मृतकों के, वो कुछ भी बोलने से फिलहाल बच रहे हैं। तो संदिग्ध परिस्थिति में 8 लोगों की मौत हुई है। मौत कैसे हुई इसका कारण अभी तक तलाशा जा रहा है। प्रफुल्ल कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी। प्रफुल्ल, क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है? अभी भी मौत को संदिग्ध ही माना जा रहा है? जी विवेक, मैं आपको बता दूं कि ये मौत जो हुई है 8 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। हालांकि 2-3 लोग ऐसे भी हैं जिनके अस्पताल में किसी निजी क्लिनिक में इलाज करने की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। और प्रशासनिक स्तर पे कोई भी पदाधिकारी कुछ भी बोलने से साफ साफ परहेज कर रहे हैं, कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पे इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है कि आखिर ये मौत कैसे हुई है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं और जो आसपास के लोग हैं, उन लोगों का ये स्पष्ट तौर पे उन लोगों का कहना है कि ये बात कहीं ना कहीं जहरीली शराब से जुड़ा हुआ मामला है और शराब पीने के बाद ही उन लोगों की तबीयत बिगड़ी है और एक साथ इतने लोगों की मौत हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी तक जो आशंकाएं जताई जा रही हैं उसके मुताबिक शराब पी थी, इससे ये मौत बताई जा रही है, लेकिन पुलिस की जांच अभी भी जारी है। बोकारो में सरकारी कार्यक्रम में विधायक विरंची नारायण की जगह उनकी पत्नी नीना नारायण बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर किस हैसियत से विधायक की पत्नी सरकारी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनी। बोकारो में सरकारी कार्यक्रम में विधायक विरंची नारायण की जगह उनकी पत्नी नीना नारायण के बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पर सवाल उठने लगे हैं। भूमि संरक्षण विभाग द्वारा महिला समूहों के बीच कृषि यंत्र के वितरण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि के लिए विधायक को आमंत्रण भेजा गया था, लेकिन विधायक विरंची नारायण के रांची में होने के कारण कार्यक्रम में उनकी पत्नी शामिल हुई। इतना ही नहीं, ट्रैक्टर चलाकर फोटो सेशन भी कराती नजर आई। विधायक जी जरूरी काम से हैं वहाँ रांची में, तो आना उन्हीं को था कि किसी कारणवश से वो नहीं आ पा रहे हैं, इस चलते। विधायक की पत्नी को क्या सरकारी कार्यक्रम में आना उचित है? अब आवश्यकता के मैंने अब नहीं उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। निमंत्रण दिए थे? हम तो विधायक जी को निमंत्रण दिए थे। बिना किसी प्रोटोकॉल के विधायक की पत्नी के मुख्य अतिथि बनकर कार्यक्रम में शामिल होने पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर किस हैसियत से विधायक की पत्नी सरकारी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनी। विधायक जी के जगह में विधायक की पत्नी को वहां पर बैठाया गया मुख्य अतिथि के रूप में, ये सरासर मैं समझता हूं कि ये नियम संगत नहीं है। अपने पद का जो प्रभाव है उसको विधायक ने आज दिखाने का काम किया है, या फिर हम कह सकते हैं कि भविष्य में विधायक अपने पत्नी को राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो।
इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स और मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में शामिल हुए। झारखंड मंत्रालय में आयोजित इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत ने कहा कि दुनिया के 193 देशों ने सर्वसम्मति से 17 सतत विकास 2030 के एजेंडे को अपनाया है और इस तरह की कार्यशाला झारखंड जैसे प्रदेश में एक बार नहीं कई बार आयोजित करने की आवश्यकता है। 17 सतत विकास के एक सेट इससे कैसे राज्य में भूखमरी समाप्त की जाए, सभी को शिक्षा स्वास्थ्य कैसे उपलब्ध कराया जाए, स्वच्छ पेयजल कैसे उपलब्ध कराया जाए, लोगों की आय में कैसी बढ़ोतरी हो, लैंगिक समानता कैसे हो, जलवायु परिवर्तन के विषयों पर कैसे हम आगे बढ़ें। इधर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सियासत खूब होती है। सेंध इस मुद्दे पर साइबर क्राइम के जरिए लगाया गया है। आईडी पासवर्ड हैक कर फर्जी तरीके से झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहचान दिलवाने की साजिश रची गई है। झारखंड में साइबर अपराधियों ने फर्जीवाड़े का नया हथकंडा अपनाया है। कल तक जिस साइबर ठगों की नजर लोगों के बैंक अकाउंट पर होती थी, वो अब पीएचसी के आईडी पासवर्ड हैक कर फर्जी ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, वो भी साजिश के तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में नई पहचान दिलाने के लिए। दुमका के जरमुंडी में इसका खुलासा हुआ है। कंप्यूटर ऑपरेटर ने जब बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया तो नंबर में गड़बड़ी पाई गई। जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड उनको सांख्यिकी पदाधिकारी के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है, उससे इतर किसी दूसरे लॉगिन आईडी और पासवर्ड से जाकर इस तरह के फर्जी प्रमाण पत्र को निर्गत किया गया है। इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन को भी दी गई है और जो भी आवश्यक कार्रवाई हो रही है वो की जा रही है। साजिशन साइबर अपराधियों ने निशाना इस बार पीएचसी को बनाया है और साजिशन ही झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को नई पहचान दिलाने का षड्यंत्र रचा गया है। दरअसल जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाला आईडी पासवर्ड हैक कर लिया गया। साजिश के तहत बर्थ सर्टिफिकेट किया गया है जारी। इस बर्थ सर्टिफिकेट में डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल किया गया है। जरमुंडी रामगढ़ में इस तरह के फर्जी सैकड़ों बर्थ सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। जैसा कि नाम हम लोग देख रहे हैं सभी माइनॉरिटीज के हैं, तो ये कहा जा सकता है कि यह बांग्लादेशी घुसपैठियों की एक साजिश हो सकती है। फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनाने की ये साजिश का खुलासा दुमका से ही जरूर हुआ है, लेकिन साइबर अपराधियों की नजर अन्य जिलों पर भी होगी। सभी जिलों के साइबर पुलिस को इससे सतर्क रहना होगा। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। झारखंड में संघर्ष की बदौलत राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले खिलाड़ियों की कमी नहीं, लेकिन इसी में कई खिलाड़ी सरकारी मदद और प्रोत्साहन नहीं मिलने से गुमनामी के अंधेरे में गुम हो जाते हैं। कुश्ती के खेल में रांची की राखी तुर्की एक ऐसा ही नाम है। रांची की नेशनल रेसलर राखी तिर्की आज कुश्ती के रिंग के शोरगुल से दूर जिंदगी की जरूरतों के लिए हड़िया बेचने को मजबूर है। वही राखी जिसने राष्ट्रीय सब जूनियर स्तर पर सिल्वर मेडल के साथ साथ जूनियर और सीनियर कुश्ती में भी अपनी पहलवानी का लोहा मनवाया। राखी के कुश्ती का हुनर कुछ ऐसा था कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने से पहले और बाद में 2 बार राखी तिर्की के घर पहुंचे थे और उसे आर्थिक मदद और नौकरी देने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक राखी को ना नौकरी मिली ना सरकारी मदद। तो हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्हें पता था कि हम हड़िया बेचते हैं। वो हमसे आके मिले भी थे, हमें अपने आवास में बुलाए थे और हमारी आर्थिक स्थिति को और हमारे खेल की पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे ढंग से मतलब उन्होंने कहा था कि आश्वासन दिया था और कहा था कि आगे भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे। पर अभी भी स्थिति वैसी है, हम हड़िया बेच रहे हैं और अभी मैंने कुश्ती भी छोड़ रखा है। राखी ने सब जूनियर में जहां सिल्वर जीतकर अपनी अलग पहचान बनाई,
वहीं जूनियर और सीनियर स्पर्धा में भी हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 5 में रही। लेकिन घर की माली हालत को देखते हुए कुश्ती छोड़कर उसे मजबूरी में हड़िया बनाने और उसे बेचने का काम करना पड़ रहा है। पूरे मामले पर झारखंड कुश्ती संघ सरकार का बचाव कर रहा है। और हम लोग संघ में से नहीं है कि जो आप घर में बैठे हैं कुछ न करें और आप सरकार को दोष दें और ये गलत चीज़ है। इसको मैं नहीं मानता हूँ। बहुत मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ। राखी बहुत अच्छी पहलवान थी, लड़ती थी, मगर यह कि उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। अब बिना अभ्यास के तो कुछ होना नहीं है। अभ्यास करेगी, रिजल्ट अच्छा होगा तो ही सरकार पूछेगा, तो ही संघ पूछेगा, तो ही उसको अच्छा जॉब मिलेगा। कुश्ती में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाली रांची की राखी तिर्की आज घर चलाने के लिए हड़िया बेचने को मजबूर है। सीएम हेमंत सोरेन खुद दरवाजे पर 2 बार आए, नौकरी के साथ साथ आर्थिक मदद का भी भरोसा दिया, लेकिन आज भी राखी तिर्की को उस मदद और भरोसे का इंतजार है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।